आदाब, हमारे मसाल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एहतशामुल हसन। आज का हमारा मौजू है दहशतगर्दी की सियासत। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, आपका इस्तकबाल है। सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं अनीस दुर्रानी साहब। अनीस दुर्रानी साहब, आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के सदर हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब भी मौजूद हैं और अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं APCR के ज़िम्मेदार इखलाक अहमद साहब। इखलाक अहमद साहब, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है करते हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं अमीक जामी साहब, समाजी कारकुन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अमीक जामी साहब। सबसे पहले अनीस दुर्रानी साहब, हम आपके पास आते हैं। दहशतगर्दी एक अहम मुद्दा बन चुका है देश भर में, अपने मुल्क भर में, हिंदुस्तान में ख़ास करके अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की लगातार और उन नौजवानों की जो बेकसूर हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हैं, उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और कहीं ना कहीं उन्हें बम ब्लास्ट से जोड़ दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि दहशतगर्दी भी एक सियासत का हिस्सा है या दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी न किसी तरह से सियासत से जुड़ चुका है? सियासत से तो जुड़ा हुआ है टेररिज्म का मसला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुरुआती सियासी टेररिज्म से हुई थी इसकी। तो अब जो है बदकिस्मती है, इसको अभी भी इस दौर में जब तमाम चीज़ें, इतनी तालीम बढ़ गई है, तमाम फैसिलिटीज़ आ गई हैं, लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं और उसके बावजूद ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, अफसोस की बात। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, अनीस दुरानी साहब ने कहा कि इसकी जो शुरुआत हुई दहशतगर्दी की वो सियासत से, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? दहशतगर्दी का मामला सियासत से और हुकूमत से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि हर हुकूमत चाहती है कि अपनी आवाम पर और अपनी हुकूमत पर उसका पूरा कंट्रोल रहे और दहशतगर्दी के नाम पर और इसका हवा बना करके वो ऐसे ऐसे कानून ले आते हैं जिससे कि किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी पर नज़र रखी जा सकती है, किसी को हुकूक सल्ब किए जा सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो हुकूमत, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और जगहों पर भी ये सियासत चल रही है, हमारे आसपास भी चल रही है। अमेरिका ने शुरुआत की थी और ये हर जगह चल रहा है कि आपके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। नंबर एक ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इसको जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, जो स्पेशल सेल, IB वगैरह हमारे मुल्क में और दूसरी जगह पे उसका और नाम होता है, ये लोग अपने इख्तियारात को इस तरह से बढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ आवाम को का एक्सटॉर्शन करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। हर इस तरह की सर्विस को गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ी खुफिया रकम मिलती है। टारगेट क्या होता है, मकसद क्या होता है एजेंसियों को पैसा मुहैया कराने का? नहीं, एजेंसियों को पैसा मुहैया किया जा रहा है इस नाम पर कि हमको अमन और सलामती और सिक्योरिटी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके नाम पर आवाम को परेशान करना शुरू कर दिया जाए, और परेशान कौन होता है? जो कमज़ोर होता है आवाम। मुसलमान कमज़ोर है, आदिवासी कमज़ोर है, दलित कमज़ोर है। जो कमज़ोर हैं वो परेशान हो, जो मालदार हैं वो परेशान नहीं होते। वो तो 1 लाख रुपया देकर पुलिस वाले को छूट जाता है, कुछ भी करने के बावजूद भी। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है। मैं नहीं कहता हूँ कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे हमारे जो हुकूक, जो कि इतने ज़माने से इनकलाब फ्रांस से लेकर के आज तक जो एक पूरी दुनिया भर में जद्दोजहद चल रही है कि आम इंसान को हुकूक दिए जाएँ, वो आज जो है 9/11 के बाद वो सब हमसे छीने जा रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर छीने जा रहे हैं दहशतगर्दी के नाम पर हवा बना करके। तो ये एक हवा बनाया गया है। और मैं दूसरी बात भी कह दूं कि दहशतगर्दी खुद हिंदुस्तान के जो सरकारी जो आदाद शुमार हैं, हर साल तकरीबन 250 से 300 लोग दहशतगर्दी में मरते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि टीबी से इस मुल्क में कितने लोग मरते हैं? 15 लाख लोग मरते हैं। मलेरिया से कितने लोग मरते हैं? 15 लाख मरते हैं। सिर्फ इसी हिंदुस्तान में रोजाना 10-15 बच्चे गायब होते हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। और मालूम नहीं कितनी मेल न्यूट्रिशन से, हंगर डेथ से, कितनी कितनी चीज़ों से। क्या उनकी इंसानों की कीमत नहीं है? कीमत सिर्फ वो उनकी है जो कि 250-300 मरते हैं। वो ठीक है, सिक्योरिटी में आपको करना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को हुकूक हैं वो मार करके नहीं। एजुकेशन का बजट कम हो रहा है, हेल्थ का बजट कम हो रहा है, हर चीज़ का बजट कम हो रहा है और सिक्योरिटी के नाम पर पैसे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं उनके। वहाँ पैसे घट रहे हैं, यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं। अदीब साहब, क्या ये आपको लगता है कि ये 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी एक बड़ा हवा बन करके सामने आया, हिंदुस्तान पर भी बड़ी शिद्दत के साथ इस पर अमल आवरी शुरू हुई, क्या ये आपको लगता है कि 9/11 के बाद ये अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, 9/11 तो बहुत बाद में आया। दहशतगर्दी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाए वो दहशतगर्द न कहलाए, जब उससे एहतजाज किया जाए तो वो दहशतगर्द कहलाए। बम्बई में
औरतों को और गुजरात में औरतों को बरहना दौड़ा के और उनकी फोटोएं उतारी जाएं तो दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन जब रिवोल्ट हो तो दहशतगर्दी। ये सिलसिला हिंदुस्तान में सन 92 से शुरू हुआ और ये सिलसिला गुजरात की शक्ल में भी पैदा हुआ और उसके बाद अमेरिका की शह मिल गई, इसलिए कि जब अफ़गानिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया जाए, जब इराक़ को तबाह कर दिया जाए तो दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी कहलाएगी जब वो आवाज़ उठाएं कि मेरे मुल्क को क्यों तबाह किया। उस वक़्त अमेरिका के साथ जो लोग थे, जिनका बयान था सदर का, आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, उस वक्त बदनसीबी से हिंदुस्तान की सियासत ने करवट ऐसी ली कि अमेरिका की उस क्या कहते हैं डिफिनीशन को एडॉप्ट कर लिया। आज ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, हमारे जफर भाई ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है। एक मखसूस मकसद है कि इस मुल्क का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, अपने को डिफेंसिव महसूस करे। ये एक बुनियादी वजह है। इस मुल्क में 60 करोड़ हिंदू सेकुलर है जो मुसलमानों की 20 करोड़ मुसलमानों की हिफाजत करता है। उन 60 करोड़ हिंदुओं के जहन में ये बिठालना कि इस मुल्क का मुसलमान दागदार और गद्दार है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इससे पस इसीलिए पर्दा किया क्या जा क्या रहा है, वजूहात हैं? ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि वो क़ुव्वतें बड़ी मजबूत हो गई हैं। आपको पता है कि जब सन 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, दोनों कौमों ने मिल के साजिश की थी और ज़मीन बढ़ गई थी। मुजरिम सिर्फ मुसलमान कहलाए, मुंह सिर्फ हमारा काला किया गया। ये तारीख 15 अगस्त सन 47 को शुरू हुई। ये मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन 16 तारीख को शायद मेरी कौम गुलाम हो गई, उसकी क़यादत मर गई, उसकी क़यादत डिफेंसिव हो गई। और ये इल्ज़ाम हम बचपन में देखते रहे कि जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ क्यों रहते हो। ये इल्ज़ाम के साथ डिफेंसिव हम रहे, हम पीछे होते चले गए। फिर 71 की वार हुई, पाकिस्तान तबाह हो गया, मुसलमान की समझ में आ गया कि यही ज़मीन है जहाँ रहना और मरना है। उसने तालीम हासिल करना शुरू की। वो मिडिल ईस्ट में पेट्रोल आ गया था, वहाँ जाने लगा। वहाँ से दौलत कमा के जिस झुग्गी झोपड़ी में रहता था उसको ख़रीदने की बात करने लगा तो कहा पेट्रोल डॉलर आ रहा है। पेट्रोल डॉलर से डिफेंसिव किया। फिर बाबरी मस्जिद गिरा के डिफेंसिव किया। गुजरात के फसाद के बाद ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग आ गए मैदान में, पता लग गया कि किसने ये जुर्म किया है और कौन कराता है। फिर फसाद बंद हो गए, जेबों में उर्दू के ख़त और पाकिस्तान से ताल्लुक़, एक सिलसिला चला जो आज तक कायम है। दहशतगर्दी भी उसी का हिस्सा है कि हमें डिफेंसिव बनाने के ये बिल्कुल कोशिश है। मेरी समझ यही है जी। कि इस कौम को जो आज जागना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आप जाएं देखें, कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग गांव देहातों में गए हैं, औरतों ने पैरों पे गिर के, बुर्का पोश औरतों ने कहा कि हम अपने बच्चों को अब पढ़ने नहीं भेजेंगे। ऐसा सितम हो रहा है ये। जी अभी अदीब साहब आते हैं हम आपके पास। इखलाक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इखलाक साहब, जैसा कि अदीब साहब ने कहा है कि आज जो मुसलमान हैं या इस मुल्क का अक़लियत है जो जिसे डिफेंसिव मूड में लाने की कोशिश की जा रही है, डिफेंसिव बनाया जा रहा है, क्या हमारे जो लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान हैं, अक़लियत लीडरान हैं, क्या पहल कर रहे हैं इस जानिब? दहशतगर्दी का एक बड़ा मुद्दा है। लोग बेकसूर मुख्तलिफ इल्ज़ामों में गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, बरसों तक जेलों में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं हमारे लीडरों के अमल दरामद, इस पर क्या कुछ हो रहे हैं? आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? इससे पहले मैं वो दहशतगर्दी की जो सियासत है उस पर थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा। देखिए, दहशतगर्दी की सियासत को अगर समझना है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया को सामने रखिए, फिर किसी चीज़ को समझेंगे तो समझ में आएगी। आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़े ब्राह्मण गुजरे हैं हिस्ट्री में। उन्होंने एक किताब उनकी है चाणक्य नीति। उसमें उन्होंने बताया है कि राज करने के तरीक़े क्या हैं राजा को। तो उसमें एक तरीक़ा उन्होंने ये बताया कि आवाम को डरा के रखो,
ये है राज करने का तरीका। राजा ने सवाल किया कि कैसे डराएं, अगर दुश्मन हो ही न तो उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करो और उस दुश्मन से डराओ, आवाम पे तुम हुकूमत कर सकते हो। तो क्या ये ये एक सब मिनट, कुछ जो कुछ एक हो रहा मिनट है, में पूरी सब बात डराने की मैं कोशिश पूरी की बात जा रही है। कंप्लीट करता हूँ। दूसरा उन्होंने तरीका बताया है साम दाम दंड भेद, राज करने का तरीका है। तो भेद वाला जो पोर्शन है उसको जरा अपने जहन में रखिए। डिवाइड, आमतौर पे अंग्रेजों को कहते हैं डिवाइड एंड रूल, हमारे आचार्य चाणक्य जी बता के गए हैं। हिटलर ने एक बात कही कि टेररिज्म के बारे में, हिटलर का एक स्टेटमेंट है कि टेररिज्म इज द बेस्ट वेपन। हुकूमत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि लोगों को दहशतगर्दी से डराओ, क्योंकि लोगों को जान का जो डर होता है वो डर सबसे आसानी से आपकी तरफ खींचता है। ये तीन चीज़ों को सामने रखें, फिर उस दहशतगर्दी की पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको समझिए और उसी के कंटेक्स्ट में हिंदुस्तान के टेररिज्म की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है वो पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से डरा रहे हैं। अफगानिस्तान, इराक और पूरी दुनिया के न जाने कितने मुल्क हैं जिस पर उन्होंने दहशतगर्दी का हवा खड़ा करके कब्जा कर लिया, तमाम रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। अब उनकी नज़र एशिया पे है। एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सारे जो कंट्रीज़ आते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी की सियासत शुरू हुई। आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में 1992 का जो पूरा मामला है, जब इजराइल की एम्बेसी हमारे यहाँ खुली है, इजराइल को हमने एक्सेप्ट किया है, वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। उसमें वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं जो यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। आप अगर मालेगांव में जो 2008 में मामला हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उसकी जो हेमंत करकरे ने पूरी जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में 2 लैपटॉप रिकवर हुए हैं। उस लैपटॉप का वीडियो है, उसमें सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको पुलिस का कोई मामला नहीं है, वो मीटिंग्स का वीडियो है। उस मीटिंग्स को उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया, जिन लोगों ने मीटिंग की, स्वामी दयानंद पांडे, स्वामी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, कर्नल उपाध्याय, रमेश, ये तमाम लोग थे उसमें। उस वीडियो में आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र की स्थापना का पूरा रोड मैप बताया गया है कि कैसे हम आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र यहाँ पे स्थापित करेंगे। और उसमें यह भी बताया गया है कि साहब इसमें हमें इजराइल मदद करेगा, और इजराइल में वो के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ कुछ करके दिखाओ ग्राउंड पे, तो हम आपको 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस में आपको एक्सेप्ट करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस पूरी चीज़ों को सामने रखिए। वो लोग जो दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं वो पूरे दुनिया, और जो हिंदुस्तान में वो लोग। अब आप देखिए जितने भी अभी, एक मिनट, अभी जो ये पूरी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी बम ब्लास्ट की सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप देखिए आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, हिंदुत्व लॉबी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के कॉन्टेक्ट के, सनातन संस्था के लोग, अभिनव भारत के लोग, ये सारे लोग आपको दिखाई देते हैं। और इनके ये लोग अब दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले सारे बेकसूर लड़के, मुसलमान लड़के जेलों में बंद थे, इन्हीं सब इस्लाम। अमीक जामी साहब हमारे साथ, डॉक्टर जफर महमूद साहब हैं, अनीस दुरानी साहब हैं, मोहम्मद अदीब साहब हैं, सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जो बेकसूर नौजवान गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनकी रिहाई हो, उनको इंसाफ मिल जा सके। कहाँ आपको लगता है कि कोशिशें कमज़ोर मालूम पड़ रही हो, कहाँ आपको कोशिशें कमज़ोर मालूम पड़ती? दरअसल हुआ क्या कि आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में 20 साल तक मुसलमानों को डिफेंसिव करके रखा गया कि आप पाकिस्तानी, आपने पाकिस्तान बनवाया, और हम ये कहते रहे साहब हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो इंडियन हैं, आई लव माई इंडिया, इसी तरह के बातें हम करते रहे 20 साल। उसके बाद जो ज़मीनें थी मुसलमानों के पास, जो लैंड था उनके पास, जब यहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण का जो कानून आया तो जो ज़मीनें थी वो मुसलमानों से छीन ली गई। छीनने के बाद जो ज़मीनें उनको मिलनी चाहिए थी, जो मुस्तहक़ थे अक़लियतों में, ख़ासकर मुसलमानों के बीच में, वो ज़मीनें उनको नहीं मिली। अब ये हुआ कि जब ज़मीनें नहीं रहीं तो वो पेशेवर तबके के वो छोटे छोटे काम करने लगे, उनके यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी। अलीगढ़ में ताला की इंडस्ट्री डेवलप हुई, अब मेरठ में जाएंगे तो कैंची हुई, फिरोज़ाबाद में बर्तन का हुआ, मुबारकपुर आज़मगढ़ में साड़ी बनती है जिसको हम बनारसी साड़ी कहते हैं। तो आप देखें कि इन सारे उद्योग धंधे जहाँ से मुसलमान धीरे धीरे अपने आप को खड़ा कर रहा था ज़मीन छीनने के बाद, मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास ऐसे दंगे होंगे जिन दंगों में उनको इक्तिसादी तरीके से उनको तोड़ दिया गया, और ऐसा तोड़ा कि आज तक नहीं खड़े हो पाए। और ये सब आरएसएस बीजेपी के रूल में नहीं हो रहा था, ये हमारी सेकुलर सरकारों के रूल में हो रहा था। जब वो इक्तिसादी तरीके से टूट गए
तो यूपीए 1 का जब सरकार आया तो हमने मुसलमानों की तबीयत पता करने के लिए एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, जस्टिस सच्चर साहब की कमेटी। जी सच्चर साहब की कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की हालात तो दलितों से बदतर है। अब आप सुन लीजिए, जब ग्लोबलाइजेशन के बयार अखलाक भाई ने कहा कि जब हिंदुस्तान में बही, सऊदीया दुबई का रास्ता खुला, तो वो जो बेचारे मजदूर थे, किसान थे मुसलमान, उन्होंने कहा हम तो बर्बाद हो गए, लेकिन खेती किसानी करके वो सऊदीया गए और उन्होंने कहा कि हम अपने लड़कों को पढ़ाएंगे। जी अपने बच्चों से कहा दूसरा कोई काम नहीं करना है, तालीम हासिल करना है। तालीम हासिल करने के बाद जब वो मीडिया में, जब वो एमबीबीएस में, जब वो इंजीनियरिंग में, जब वो साइंटिस्ट बन के उनका जौहर खुला, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज आई, चाहे वो आप कर्नाटका में चले जाएं, चाहे आप बेंगलोर में आईटी हब आया, आंध्रा में आया, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गुड़गांव में, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां खुली, तो जैसे आम नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, जी तो मुसलमान नौजवानों को भी वहां पर नौकरियां मिलने लगी अपने टैलेंट पे, काबिलियत से। लेकिन वो जो दहशतगर्दी के सियासत के जो लोग थे, पेशेवर, जो आज़ादी के बाद से हमें तोड़ रहे थे, अपना सिर्फ रंग बदल रहे थे, इस बार उन्होंने अपना रूप बदला। उन्होंने हमारी पुलिस के अंदर, और खासकर मैं ये कहूंगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो जो फासिस्ट ताकतें, उन्होंने मिलकर, ये साध्वी प्रज्ञा एंड कंपनी, कर्नल पुरोहित एंड कंपनी आर्मी में खुला ना, लेकिन आज तक पुलिस में कोई ये नहीं कहता है कि क्या कोई यहां पर संघी कोई गिरोह काम तो नहीं कर रहा है। अब अनीस भाई कहेंगे कि हमारी सरकार पे इल्जाम है, सुन लीजिए, इसी दिल्ली में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात अभी आदिब भाई बताएंगे, पूरा देश घूम के आए हैं हम सब लोग उनकी क़यादत में। दिल्ली में 18 लड़के, दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा 16 साल बाद, 14 साल बाद की बेकसूर हैं। यूपीए 1 भी इनकी थी, चलिए यूपीए में मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आतंकवादी के लोग इनके साथ थे, यूपीए 2 तो इनकी है। पिछले 4 सालों में वो लड़के एक्विटेड हुए हैं। वो जो लीडरशिप है, सेकुलर लीडरशिप, उसने एक कदम बताया कि उसने किया क्या। अनीस दुरानी साहब, आपसे डायरेक्ट इन्होंने सवाल पूछ दिया कि क्या वजूहात हैं, मौजूदा हुकूमत आपकी है, सेकुलर हुकूमत कहलाती है, देखिए और दो हुकूमतें टर्म तो से- आती रहती हैं और जाती रहती हैं, बीच में बहुत सारी सेकुलर हुकूमतें आई और चली गई। बुनियादी बात उस ढांचे की है, जो ढांचे में खराबी पैदा हो गई है उसको दूर करने की बात है। और ये सही है कि पिछले यूपीए सरकार के अंदर लेफ्ट भी हमारे साथ थे और भी दूसरी सेकुलर हमारे साथ, तो ये सिस्टम की खराबी है जिसको सही करने की ज़रूरत है। इसमें मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, यकीनन बेकसूर भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये कि इसी यूपीए सरकार के दौर में ये हुआ कि करकरे जैसे ऑफिसर जो है नुमाया हुआ, उसी के बाद फिर ये हुआ कि अब लोग छूटने शुरू हुए हैं, कानून बन रहा है। लेकिन एक ऐसा लंबे अरसे हुकूमत के ऐसा बाद नहीं 14 होता, 14 एकदम साल पलटा 12 पलट दिया साल जाता है। नौजवान जेलों के सलाखों के पीछे हैं। हाँ, अफसोसनाक है, उसको कोई, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता, हुकूमत मैं की भी तरफ से डिफेंड नहीं कर इक़दामात रहा, नदारत हैं। लेकिन सिलसिला तो शुरू हो रहा है एक चीज़ को लोगों कोशिशों से। देखिए बुनियादी बात ये, डेमोक्रेसी के अंदर जो कमी है सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप क्या ये मानते हैं कि जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनमें से अक्सर मुजरिमीन हैं? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बेकसूर हैं? बेकसूर लोग पकड़े गए हैं जी, इसके अंदर, जी। लेकिन ये प्रोसेस भी अब शुरू हो रहा है, हुआ है और हो रहा है कि लोग छूटने भी शुरू हुए हैं, और उसका मैं समझता हूँ ये आमिर बुनियादी तौर पर हम 14 सब साल बाद जिम्मेदार छूटे हैं। हैं। बुनियादी तौर पर हम सब जिम्मेदार हैं उसके अंदर, एज ए कम्युनिटी हम मुसलमान भी जिम्मेदार हैं कि जब ज्यादती होती है तो हमको सड़क पर आना चाहिए, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो सड़क पर आकर एहतजाज करते हैं इन चीज़ों को, सिवाय ये कि कुछ लोग अपने धंधा बना रखा है कन्वेंशन करने का, कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है कॉन्फ्रेंस करने का। डेमोक्रेसी के अंदर आपकी पावर सड़क पर नजर आती है, आप एहतजाज करिए, गलत आपके साथ हो रहा है, ज्यादती हो रही है। जी, और डॉक्टर दूसरी जफरुल बात इस्लाम ये साहब, आखिर हम में आपके कहना पास चाह रहा हूं आएंगे। कि इस मुल्क के अंदर बेसिकली पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे इम्प्लीकेट हो रहे हैं। देखिए, जितने भी कन्वेंशन और बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो रहे हैं, अनीस दुरानी साहब ने कहा कि एक धंधा है, कैसे देखते हैं आप? क्या ये वाकईतन धंधा है? हमें तो नहीं लगता कि धंधा है, क्योंकि इस तरह से एक एहतजाज का जरिया है जिसको हम अपने मंचों के जरिए से सरकार तक पहुंचाते हैं।
नहीं नहीं, ये मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये धंधा है, बल्कि ये एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। वो सरकार जो कि हमारी आवाज़ सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं इस बात को अनीस भाई की मानता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई बहुत ही बुनियादी खराबियाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, आईबी के अंदर बुनियादी खराबियाँ किस तरह हैं, की खराबियां उसको हैं? करना उसको भी चाहिए। थोड़ा उजागर करें लेकिन जो सरकार होती है, जो 8 साल से और 9 साल से हुकूमत कर रही है, क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने सिस्टम को ठीक करे, अपने उन 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 अफसरों को ठीक करे, उन अफसरों को हटाए, उन अफसरों को डिसमिस करे, उनका मुहासबा करे जो कि इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, बेचारे लोगों को गिरफ्तार करके 10-10 साल 20 साल के लिए बंद कर देते हैं। अब ये जो बच्चे छूटे हैं 14 साल के बाद, 18 साल के बाद, वो हुकूमत की वजह से नहीं छूटे, वो तो बेचारे उस सिस्टम के अंदर, उन कोर्टों के अंदर पेशी के बाद पेशी के बाद पेशी के बाद इतने उन पे केस लगा दिए जाते हैं, पकड़ा जाता है एक ब्लास्ट या एक केस में या करेंसी के केस में, उसके बाद 30-40 उसके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं ताकि वो बस रगड़ता ही रहे। तो वो जो निकले हैं वो सरकार की इनायत से नहीं निकले हैं, बल्कि वो बेचारे बहुत मेहनत करके और बहुत ही मायूसी की हालत में 18 साल तक, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ऐसे भी लोग हैं, कोई 6 साल में निकल गया लेकिन 18 साल तक भी निकलने की नज़ीर यहाँ मौजूद है। तो वो अपनी मेहनत से, अपने घर वालों की मेहनत से, अपना घर बेच के, अपनी ज़मीन बेच करके तब जाके निकलते हैं। सरकार ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। एक तरफ उन्होंने, शिंदे साहब ने कहा कि हिंदू दहशतगर्दी है, ये हकीकत है। तो हिंदू दहशतगर्दी इस मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। ये हमने एक किताब छापी हुई है, ये सिर्फ ज़रा सी बात है, ये 10% होगी जो कि मालूमात मौजूद है। सरकार को मालूम है ये सब बातें, लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। सरकार को मालूम है कि करकरे ने अपनी चार्जशीट जो अजमेर की है और जो मालेगांव की, उसमें क्या लिखा है, उसमें उसने इंद्रेश कुमार का नाम लेकर के लिखा है कि इसने जो है फाइनेंसिंग की, इसने प्रोग्रामिंग की। उसने तोगड़िया का नाम लेकर के कहा है कि इसने प्रोग्रामिंग की और इसने भड़काया लोगों को। उसके बावजूद रघुवंशी ने खत लिख करके कोर्ट के सामने दिया हुआ है कि हमको मालूम नहीं कि तोगड़िया कहाँ है। क्या सरकार को ये मालूम नहीं है बात? और जब उन्होंने कह दिया और उसके बाद इतनी जल्दी से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर माफ़ी मांग ली, और हमारे लोग जो है 20-20 साल से बच्चे जो हमारे तड़प रहे हैं और उनके घर वाले तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये ज़रूरत है कि सरकार जल्द अज जल्द, अगर उसको अपनी बका भी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपनी सियासी मौत नहीं मरना है, इसलिए कि मुसलमान जो है और मुसलमानों के साथ दूसरे भी मर रहे हैं इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ खाली मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बल्कि दूसरे सिख हैं उन पर भी जुल्म हो रहा है, और जो आदिवासी हैं, अक्सरियत में हम इस वक्त उसकी बात कर रहे हैं। तो हम खाली मजलूम नहीं है, और भी मजलूम इस मुल्क में है। तो इन सब का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि कोई भी सरकार जब अपने आवाम से कट जाती है तो फिर वो उसका सिला जो है, जो सत्ता या इक़्तिदार, उससे ख़त्म हो जाता है। सरकार अगर आवाम से कट जाती है तो इक़्तिदार ख़त्म हो जाती है। अदीब साहब, आपने भी कन्वेंशन किए और दहशतगर्दी पर आप भी पूरे मुल्क में घूमकर बेदारी पैदा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जो लोग गिरफ्तार हैं उसके लिए हुकूमत कहीं ना कहीं कसूरवार है, या हुकूमत के साथ ब्यूरोक्रेसी हुकूमत पर हावी है? बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत लम्हे फ़िक्र है ये, जब अदालतें किसी मुल्क की 18 और 20 साल तक फैसला न करें, जब हुकूमतें बेईमान हो जाएं, और जब पुलिस वहशी बन जाए, मुतासिब बन जाए, उस समाज का क्या होगा। मेरी लड़ाई सिर्फ इस मौजू पे है। ये मौजू नहीं है कि कौन कसूरवार है। कसूरवार यहाँ की अदालतें हैं। 15 साल के बाद ये फैसला करती हैं, नॉट फाउंड गिल्टी। काफी होते हैं ना, 15 साल के बाद कहते हैं कि नॉट फाउंड गिल्टी, ये मुजरिम नहीं है। उस 15 साल में उस नौजवान को जिसने जिंदगी अपनी जेल में गुजार दी, जिसके माथे पे आपने लिख दिया ये देशद्रोही है, उसको मुआवजा कौन देगा, उसकी जिंदगी कौन वापस करेगा? अदालत की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जिन पुलिस वालों ने ये झूठे मुकदमे कायम किए हैं उनको सजा देते? किससे फरियाद करें, किससे कहें, किसके पास जाएं? अदालतें 15 और 20 साल के बाद कहती हैं कि मुजरिम नहीं है, बस बात खत्म हो गई। जिन लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए उनके खिलाफ अदालत ने फैसला क्यों नहीं किया? ये बुनियादी बात है। इन सरकारों ने उन लोगों को जो 15 और 18 साल के बाद बाहर आए थे, जो समाज से टूट गए थे, उनको सरकारों ने क्यों नहीं मुख्तलिफ जगहों पे नौकरी दी या मुआवजा दिया?
और तीसरी ये कि उन पुलिस ऑफिसर्स को नहीं किया गया, तो किसको इल्ज़ाम दें, किससे कहें? बदनसीबी तो यह है कि मुसलमान कन्वेंशन करे उसने। ये दुरानी साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने किताबें लिखी, अखबार छापते नहीं, मीडिया दिखाता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ वो दिखाता है जो टेलीविज़न पे पुलिस की रिपोर्ट दी जाती है कि ये पुलिस ने कहा कि हमने फला आतंकवादी पकड़ लिया है, ये नहीं, इसके मास्टरमाइंड पीछे है। पर्दा कौन कार फरमा है? नहीं, कुछ नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, मीडिया का भी रोल यही है। क्योंकि बदनसीबी ये भी तो देखिए कि अगर मीडिया मुंसिफ न रहे तो क्या होगा। यही तो चार चीजें हैं इस मुल्क, किसी दुनिया में मीडिया भी मुंसिफ नहीं है। माजरत के साथ मीडिया ये तो दिखाता है जो पुलिस लिख के दे देती है, जब वो छूट के आता है तो मीडिया के किसी जगह एक लम्हे का भी उसका जिक्र खैर नहीं होता। तो पूरा माशरा बिगड़ गया है, पूरा माशरा बिगड़ गया है। ये मत समझिए कि मुसलमान बच्चों की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग मुसलमान बच्चों की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन बच्चों को आतंकवाद से बचा रहे हैं। 15 और 18 साल के बाद अगर उन्होंने बंदूकें हाथ में ले ली तो इस मुल्क का क्या अंजाम होगा। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं उनके दिलों में ये शौले न भड़क उठें जो उन्होंने 18 और 20 साल। मैं जानता हूं कितने लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि साहब 20 साल 18 साल गुजार आए, लेकिन दिल में ये ज़रूर ख्याल आता है कभी कभी कि बम क्यों नहीं फाड़ा था, क्यों बेकार में गए। उस वो लम्हे से डरते हैं और आपके मीडिया का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस लम्हे तक ना जाने दें। नहीं, देखिए जैसे दुरानी साहब ने कहा ना कि पब्लिक मूवमेंट्स डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और वही कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव आ सकता है पब्लिक मूवमेंट के ज़रिए से आ सकता है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा बात करूँगा कि दहशतगर्दी की जो सियासत है इंटरनेशनल कम्युनल फोर्सेस, इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट फोर्सेस के ज़रिए से शुरू हुई, और हिंदुस्तान की जो कम्युनल फोर्सेस हैं और हिंदुस्तान की जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं उनके गठबंधन से सारी चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही हैं। ये वो लोग हैं जो इंटेलिजेंस में मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में मौजूद हैं, जिनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, ये मीडिया में मौजूद हैं, ये समाज में मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और इवन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर भी मौजूद हैं। यानी एक डेमोक्रेसी में जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म पे उनका एक तरह से होल्ड है और वो सारे एक ही काम कर रहे हैं। आप असल में इसको समझना थोड़ा सा, आप किसी एक एग्जांपल लेके समझिए। आप देखिए हैदराबाद ब्लास्ट, सबसे रिसेंट से बात करते हैं। हैदराबाद ब्लास्ट हुआ 21 तारीख को 7 बजे के करीब शाम को। आप देखिए कि कैसे शुरू होती है चीजें, अगर आप इसको समझना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी 3 के कार्यकर्ता ब्लास्ट की साइट पे पहुंच गए और वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। आप समझिए जहां ब्लास्ट हुआ है वो साइट कितनी इंपॉर्टेंट है एविडेंस के लिए, कलेक्शन के लिए, सारी चीज़ों के कलेक्शन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, लेकिन वहां पे उन्होंने हंगामा किया, सारे एविडेंसेस, सारी चीज़ें वहां से डिस्ट्रॉय कर दी। तो इसकी तरफ खुफिया एजेंसियों की नज़र नहीं है क्या? वो नहीं देखती इस चीज़ को? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप उसको। वो हो गई, तुरंत मीडिया के लोग वहां पहुंच गए और सारे ब्लास्ट साइट पे मौजूद थे, सारी चीजें हो गई, पुलिस ने कोई उसमें इंटरवीन नहीं किया। उसके बाद मुश्किल से कुछ 1-2 घंटे गुजरे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इंडियन मुजाहिदीन का नाम, कुछ चेहरे दिखाने शुरू कर दिए, किसका इन्वॉल्वमेंट है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस की अक्टूबर में एक प्रेस रिलीज थी कि इमरान नाम का कोई बंदा, इंडियन मुजाहिदीन का सो कॉल्ड अलेजेड ऑपरेटिव, वो अरेस्ट हुआ था दिल्ली में कॉन्स्पिरेसी के केस में। उसने कहा है कि साहब जो है हम लोग यहाँ रेकी करने गए थे। वो प्रेस रिलीज जो अक्टूबर में प्रेस रिलीज हुई थी, विद इन आवर राजनाथ सिंह के पास, सुषमा स्वराज के पास उसकी कॉपी मौजूद थी और कहा यह जा रहा था कि साहब देखिए इंटेलिजेंस इनपुट थे वहां पे, सारी चीजें मालूम थी, उसके बावजूद यह हादसा हो गया। समझ लीजिए। और उसकी हकीकत यह है कि उनका केस हमारी एपीसीआर के पास है, उनके चार्जशीट में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है सिवाय प्रेस रिलीज के। प्रेस रिलीज में है वो, लेकिन चार्जशीट में कहीं उस काम का जिक्र नहीं। अब सुन लीजिए, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसी दिन, प्रिंट मीडिया ने दूसरे दिन सारी चीजें, इंडियन मुजाहिदीन का हाथ, नाम, चेहरे, सारी चीजें बता दी, सारी, मतलब किसी ट्रायल की, किसी इन्वेस्टिगेशन की, किसी चीज की अब जरूरत ही माफी नहीं उसे जराये से खबर होती है और एजेंसियों के जरिए खबर दी जाती है। आप समझिए, ये तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को
डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इंटेंशनली लाइन ऑफ एक्शन तय की जाती है, इंटेंशनली जानबूझ करके एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, उनको मजबूर किया जाता है कि आप इसी लाइन पे काम करो, इस लाइन से हटोगे तो पब्लिक का आपको गुस्सा सहना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज का आपको गुस्सा सहना पड़ेगा और इंटेलिजेंस का गुस्सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या होता है, कुछ जानबूझ करके, कुछ अनजाने में, कुछ मजबूरी में, वो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हुए बेकसूर लोगों को उसमें डाल देते हैं, कसूरवार आजाद घूमता रहता है और वो नए ब्लास्ट की तैयारी करता है। ये सारी 10-10 साल 20-20 साल, जैसा कि हमारे जफर साहब ने कहा कि वो एक लंबा सिलसिला है, पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट कम है, जजेस कम है, 2-2.5 लाख 3 लाख पेंडिंग केसेस हैं, जुडिशियल सिस्टम है, उसमें वो फंस जाता है और उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा करियर और पूरी कम्युनिटी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। जी अमित जामी साहब, मायावती की सरकार में निमेश कमीशन एक दो नौजवानों पर कमेटी बनाई गई थी उसके मामले की तफ्तीश करने के लिए। क्या सूरत हाल है? उस कमेटी की जो सिफारिशात थी उसको मंजर आम पर भी नहीं लाया, पेश भी नहीं किया गया। किस तरह से, जबकि सेकुलर हुकूमत कहे जाने वाली मुलायम सिंह की सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे इब्तदा में, जब वो हुकूमत से बेदखल थे, उस दौरान उन्हें मुसलमानों से और ख़ास तौर से हमारे मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान से उन्होंने वादे किए थे, लेकिन क्या वो अपने वादे पर पूरे उतर रहे हैं, जबकि निमेश कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है? देखिए, वादे, उपदेश और आयतें, कुरानी आयतें पढ़ना, बताना, समझाना बहुत आसान सी बात है। अब मैं थोड़ा सा एक मिनट पहले मैं उस पर आके कुछ चीज़ें जोड़ देता हूँ। ये नहीं समझता हूँ कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सड़ा हुआ है, क्योंकि इसी जुडिशियल सिस्टम से आज मेरे ख्याल से 50 लड़के छूटे हैं। लेकिन एक समस्या है कि जजेस कम है, स्टेट की जिम्मेदारी है, वो हर मामले में जी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। लेकिन सेकुलर होना और कम्युनल होना ये आपके हाथ में है। बात आंध्रा की इन्होंने बात की, हैदराबाद की। हैदराबाद में पुलिस किसकी है? हैदराबाद में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में पुलिस किसकी है? सरकार किसकी है? जब कौम का लीडर या उस पार्टी का लीडर और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हुकूमत में आज है, उनके जो वजीर दाखिला हैं और जो पार्लियामेंट में फ्लोर के लीडर हैं, कहे तो जाते हैं कि हमने दलितों को साथ देखिए, हमने होम मिनिस्टर बिठा दिया। अब आप देखिए कि मैं तो जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसको फर्जी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात वहां पे कही गई थी सोनिया जी के सामने, पूरे देश की लीडरशिप के सामने। ये हमारे शिंदे जी ने एक्सेप्ट किया था कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मतलब पहले भी आती रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी के पूरे मामले हैं हिंदुस्तान में, पहले उन्होंने कहा उसमें हिंदू टेररिज्म के लोग हैं। हिंदू टेररिज्म, हमने उसको मतलब जस्टिफाई नहीं किया था कि आप किसी मजहब को उसमें आप शामिल कर लें। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन्होंने कहा साहब मैंने हिंदू नहीं कहा था, मैंने कहा था सैफरन, भगवा दहशतगर्द लोग हैं। फिर एक हफ्ते के अंदर जब बीजेपी के लोगों ने इनके ऊपर विरोध शुरू किया, इनके खिलाफ, तो शिंदे जी ने कहा, इनकी सरकार ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो दहशतगर्दी में ये बताती हो कि भगवा तंजीमों के लोग हैं। मसला ये है कि जो सरदार है, सरदार ही जब वो काम कर रहा है, हमको तो देखिए इस देश की इक्तिसादी पॉलिसी में बीजेपी में कांग्रेस में क्या फर्क है, आज तक समझ में नहीं आया। हम सब नौजवान हैं, पढ़ते लिखते हैं थोड़ा बहुत, हमको ये समझ में नहीं आया कि फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है कांग्रेस की बीजेपी की। इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में तो पता चलता था कि फ़लस्तीन पे हमारा ये टेक है, ईरान पे हमारी ये लाइन है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि कम्युनलिज्म को लेकर, फिरका फरस्ती को लेकर कांग्रेस की क्या लाइन है, बीजेपी की क्या लाइन है। कहने को तो बहुत बातें अभी कह दी जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस में ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दहशतगर्दी में नौजवानों को फ्रेम करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टनरशिप हाथ मिलाए हुए हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले लियाकत अली शाह खुशपुर्दगी के लिए कश्मीर जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या खुफिया एजेंसियां या ATS हो, स्पेशल सेल, जो भी हैं खुफिया एजेंसियां, वो मुसलमानों को टारगेट बना करके गिरफ्तार करती है, या वाक़तन कहीं ना कहीं उनका कुछ
लेन देन या कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है, मुलविस होते हैं किसी दहशतगर्दाना हमले में? देखिए, लियाकत अली वाला जो केस है बहुत ही वाज़ेह केस है। उसमें जो फ़िरका वाराना जहनीत है वो तो काम करती ही है, लेकिन बहुत सी एजेंसियों के आपस में कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुमसे आगे हूँ, मैं तुमसे आगे हूँ, और इसके अंदर फिर उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है, उनको मेडल मिलता है, उनको इनाम मिलते हैं, उनका वाहवाही होती है, और उनको यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी में जो है उनको वहाँ बुला करके बिठाया जाता है, उनको इज़्ज़त दी जाती है। तो ये सब चीज़ें उनके सामने होती हैं कि इस तरह से हम, और ये बेचारा क्या कर लेगा हमारा, ये तो एक कमज़ोर इंसान है, इसको अगर हमने फांस दिया और इसके साथ कुछ और लोगों को फांस दिया तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल ही फर्जी वाक़या था, और ख़ुसूसन स्पेशल सेल इस काम में बहुत ही आगे है। और अभी जो है कुछ दिनों पहले एक किताब यहीं दिल्ली से शाये हुई है, ये जो एक किताब है ये फ्रेम डैम्ड एंड एक्विटेड जो है, इसमें 16 केसेस बताए गए हैं सिर्फ स्पेशल सेल के, कि किस तरह से लोगों ने उनको फंसाया, और अदालतों ने कितने सख्त रिमार्क जो है स्पेशल सेल के खिलाफ दिए। लेकिन अफसोस है कि हमारी हुकूमत अभी तक नहीं जागी है और स्पेशल सेल वही कुछ कर रही है। और अभी लियाकत अली शाह का केस, और उससे पहले बहुत से लोग जो है, और उसके अंदर इरशाद मारिफ का केस तो खुद उनके अपने ही जो 2 मुखबिर थे उनके खिलाफ उन्होंने इसी तरह केस बनाया। तो वो एक माहिर है, और हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन जगे और इस तरह के जो अनासिर हैं, इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ सख्ती करे और उनको डिसमिस करे और उनका मुहासबा करे, और उसके बगैर ये चीज़ रुकने वाली ही नहीं है। और ये जो सिलसिला जो है उनको प्रमोशन करने का और प्राइज़ देने का, फलां फलां देने का, ये बंद होना चाहिए। इसलिए कि ये एक तरह से उसको एक शह देता है कि तुम ये करो, और वो करके बहुत से वो इसी आदमी ने जिसने के लियाकत अली शाह को पकड़ा है, उसके पास कुछ नहीं तो 8-9 जो है उसके पास जो है प्रेसिडेंशियल मेडल मिले हुए हैं इसी काम के लिए कि इनकाउंटर किया और फलां को पकड़ा, फलां को पकड़ा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये काम बंद करे, उसके बाद ये चीज़ रुक सकती है, वरना ये नहीं रुकेगी। जी, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, हमारे साथ आवाम भी है बड़ी तादाद में। हम बात करते हैं, हुकूमत अगर चाहे तो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जो बेकसूर नौजवान गिरफ्तार किए जा रहे हैं मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के ज़रिए से, तो उस पर पाबंदी और कदगन लगाया जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, आप देखें इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहती हैं आपस में। जुडिशरी स्पेशल सेल को ब्लेम करती है, जैसा आपने अभी कहा, हुकूमत एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को। जबकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक माइंडसेट बना रहा है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी में हमें सैफरन कलर के लोग दिखते हैं, हमें उनके चौके दिखते हैं, इसलिए मुसलमान उनके खिलाफ है। तो डर के मारे कहीं ना कहीं इन्हें जाना है, और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इन्हें पनाह देगी। आप में से कोई और सवाल? आपने कहा कि हुकूमत तो झुकना पड़ता है। सर, जब आवाम अपनी आवाज़ खड़ी कर रही है तो आप उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जब तक लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक गवर्नमेंट उनकी सुनेगी नहीं। जब लोग आवाज़ उठाना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें सप्रेस करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप लोग को फेयर है कि अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी तो शायद हमारी पावर चली जाए। क्योंकि टेररिज्म भी शुरू यहीं से होता है कि टेररिज्म इज़ इन अ सेंस टू गेट पावर। लोग चाहते हैं कि या तो उनके पास सियासती पावर हो या ऐसी पावर हो जो वो अपने कौम को इन्फ्लुएंस कर सके, या ऐसा हो जो उनको डाइवर्ट कर सके। अगर पावर नहीं रहेगी तो आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी ताकत नहीं शो कर पाएंगे। जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट उनको दोबारा सप्रेस कर देती है। डॉक्टर ज़फ़र मामू साहब, अब हम पहुंचते हैं, मुख्तसरन जवाब चाहते हैं हम आपसे। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे हैं जिन पर जुर्म साबित नहीं हुए, एक लंबे अरसे के बाद वो जेल से रिहा हो गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए, लेकिन इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार ना हो नौजवान, क्या कुछ किया जाना चाहिए? बहुत मुख्तसर जवाब चाहते हैं। तो सर, जवाब ये है कि हमारी कौम ने इस मसले को सही तरीके से टैकल नहीं किया। शुरू में हम दुहाई देने लगे कि नहीं इस्लाम में दहशतगर्दी हराम है, और इसमें कॉन्फ्रेंसेस और जगह जगह धरने और होने लगे और इज्तिमात होने लगे और फतवे दिए जाने लगे। वो एक गलत तरीका था। साफ तरीके से बोलना चाहिए था कि ये एक इल्ज़ाम है जो गलत इल्ज़ाम है, हमारे बच्चों में ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। और बच्चों से जहाँ भी आप पूछिए, बल्कि अदालतों में अगर जाके जाइए तो सब के सब कॉन्फेशंस हैं, और वो मार मार करके पिटाई करके लिए जाते हैं वो। तो हमने गलत तरीका अपनाया था, लेकिन अब वो तरीका बदल गया है। अब 3-4 साल से हमारा जो है जो हमारी जो जद्दोजहद चल रही है, अदीब भाई भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, और बहुत से लोग इस मुल्क में चला रहे हैं, वो एक नए तरीके से हम साफ साफ बोल रहे हैं कि ये गलत इल्ज़ाम है, ज़बरदस्ती इनको फंसाया जा रहा है। और अब सरकार एक हद तक जागने लगी है, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कब तक वो मरहला आएगा जब ये चीज़ें रुक जाएंगी वो हमको मालूम नहीं है। और इसके लिए हमारी जद्दोजहद बाकी मुस्तकिल जारी रहेगी, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो, चाहे वो सड़क पे आकर के हो, चाहे वो किसी और भी तरीके से हो। बहुत से तरीके हैं।
उसमें हमने शुरू में गलती की थी, लेकिन अब हम जाग चुके हैं और अब हम उस सही रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें कि सरकार सुनने पर मजबूर हो रही है। जी अनीस दुरानी साहब, आप डॉक्टर जफ़र महमूद साहब कोशिश कर रहे हैं अपनी सतह पे, हुकूमत भी उनके मुताबिक जाग रही है। आप हुकूमत में हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत की जो यूपीए सरकार है उसकी, कांग्रेस, उसके आप जिम्मेदार हैं, सीनियर लीडर हैं। आप क्या कैसे देखते हैं, किस तरह से जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बेकसूर खुफिया एजेंसियां जहां से चाहती है नौजवानों को लपक लेती है, बड़ी तादाद ऐसी रोज़ पेश आ रही है, एक बड़ी तादाद लोगों की संख्या नौजवानों की ऐसी जो जेलों में हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं। क्या लगता है आपको ये एक साजिश भी मालूम पड़ती है, और साथ में इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? बुनियादी बात देखिए ये है कि इसमें इसके कोई किसी तरह से कोई डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये चीज़ हो रही है, गलत हो रही है समाज के अंदर, चाहे मुसलमानों के साथ हो या सतह किसी पर और किस के तरह साथ की हो। कोशिश की जानी चाहिए? लेकिन ये कि इसमें कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने हाल में जो इकदाम किए हैं उससे इसमें फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा ये अभी जल्दी इनेक्टमेंट इसका हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये कंपनसेशन की भी बात की गई, यानी कोर्ट जाने से पहले एक उसका जायज़ा लिया जाए कि कोई आदमी पकड़ा गया है तो आया इसके ऊपर केस बनता भी है या नहीं। अगर केस बनता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, वरना ये कि अगर कोई केस ही ना बनता हो, जैसे कि अभी बहुत सारे केसेस में हो रहा है कि केस ही कुछ नहीं बनता, खाली मामूली से कागज़ के पुरसे पर या मामूली से किसी शख्स की गवाही पर उसने नाम ले दिया। तो ये तमाम चीज़ों की छानबीन के लिए कमेटी गवर्नमेंट वज़ा करने वाली है, और अभी इसका ऐलान भी हुआ है, वज़ीर दाखिला ने इसके ऊपर ऐलान भी किया है, और उसका मैं समझता हूँ अमल दरामद होने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों पर। के रहमान खान साहब ने लेटर लिखा था वज़ीर दाखिला को जी। उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि मुआवजे दिए जाएंगे, लेकिन अदालत इसका फैसला करेगी। देखिए, क्या मैं मुआवजा समझता दिया हूँ जाना मुआवजे चाहिए? की बात तो फास्ट ट्रैक अदालत की बुनियादी बात बात यह है कि लोग बच्चे माखूज ना हो फर्जी केसेस के अंदर। नहीं, वो लोग जो बेकसूर रिहा हो गए, वो भी घर तबाह हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ये तो एक बुनियादी कमी है जो एज ए कम्युनिटी हमने इसको नज़रअंदाज किया शुरू से ही। जैसे ही जब भी कोई लोग ऐसे बेकसूर साबित होते हैं कोर्ट से, उनको फ़ौरन दावा दायर करना चाहिए पुलिस के ऊपर, एजेंसी के ऊपर, जो कि हिंदुस्तान में नहीं होता वो है। इतने टूट चुके होते हैं। नहीं, ये तो कोई जवाज़ नहीं, ये तो पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। जब एक चीज़ पूरे माशरे को तंग कर रही है, पूरे माशरे को परेशान कर रही है, तो एज ए कम्युनिटी हमको जागरूक होना चाहिए था। जी अदीब साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर? किस तरह से इस पर कदगन पाबंदी लगाई जा सकती है कि बेकसूर नौजवानों की कम से कम गिरफ्तारियां ना हो? एक मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं नौजवान बच्चों के साथ, जिसमें हिंदू मुसलमान सब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक नौजवान यहाँ बैठे भी हुए हैं, अमीर जामई, ये हम लोगों ने मूवमेंट चलाया। हमारी 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि आप जो 8 और 7 और 10 साल से मुकदमे चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाइए। 2000 से 2012 तक जितने केसेस आपने फ्रेम किए आतंकवाद पे, उसका रिव्यू हो। और तीसरी बात ये जो बहुत अहम है कि पुलिस अकाउंटेबल हो, बेलगाम है पुलिस को सज़ा देनी चाहिए। इसमें से कई चीज़ों पर अमल 2 चीज़ों का ऐलान अभी किया गया है, क्योंकि आवाम जग गई है, ये सड़कों पे आएगी। और आपके ज़रिए, आपके टेलीविज़न के ज़रिए बता दूं, अगर सरकार का ये वादा फ़कत वादा रहा तो हिंदुस्तान की आवाम, मुसलमानी नहीं, सेकुलर हिंदू और मुसलमान पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। हुकूमत के गिरबान में हाथ डाल दिया है। अब रहमान साहब कह रहे हैं मेरे पास चिट्ठी आई है। चिट्ठी इसलिए आई है कि लाखों लोग लखनऊ में सड़कों पर उतर पड़े, और ये मुतालबा है, हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि अब वो गलती नहीं होगी जैसे अभी हमारे जफ़र भाई ने कहा। हम डिफेंसिव हो गए, हम नहीं हैं आतंकवादी, हमारे दीन में नहीं है। अरे हमारा मजाक बना लिया आपने। आज अगर गवर्नमेंट संजीदा है, जो ऐलान किया है उस पे फ़ौरन से फ़ौरन एक रिव्यू कमेटी बनाए, सारे मुकदमात को स्टडी करे, एक कमीशन हो जजेस का जो देखे कि ये मुकदमे लड़ने के काबिल हैं या नहीं हैं। जो मुकदमे वो समझते हैं कि जिनमें हैं, उनको 1 साल के अंदर सज़ा दे दीजिए, हम लब्बाइक कहेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो उनको आप छोड़िए। और जिन पुलिस वालों ने केसेस फ्रेम किए हैं, ये ज़्यादा नहीं है, स्पेशल सेल के चंद ऑफिसर हैं और बम्बई के ATS के चंद ऑफिसर हैं।
जिन्होंने पूरे समाज को, आपने अभी इसका जिक्र किया था, वो जो कश्मीर के लियाकत साहब का, ये किस वक्त किया गया? दिवाली होने वाली थी, एक वहशत फैलाने के लिए किया गया था। एक वो, क्योंकि सारी चीजें किसी न किसी त्यौहार या वक्त से पहले आती हैं। आप लोग मीडिया के लोग, आप खुद सोचिए कि होता क्या। नौजवानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए क्या खुफिया एजेंसियों के लिए उस पर खुफिया एजेंसी हो या पुलिस हो, अगर पुलिस जंग आलूद हो गई है, मुतासिब हो गई है, एक रिव्यू होना चाहिए पुलिस की भर्ती में। अमीक जामी साहब, किस तरह से पाबंदी रुक सकती है? कम से कम जो बेकसूर नौजवान हैं उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, पूरा घर बार बर्बाद हो जाता है, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, अनीस भाई और अदीब भाई हमारे हम सबके बड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो होम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है वो भी चिट्ठी में कही है। मतलब पिछले यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद उनको एहसास हुआ, दिल में इतनी तकलीफ हुई है, तो एक चिट्ठी किसी ने लिखा तो उन्होंने कहा कि हम ये करने वाले। मुझे लगता है कि हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन इसलिए कि 11th प्लानिंग कमीशन का जो बजट था मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का, वेलफेयर स्कीम्स का, वो 17,000 करोड़ का बजट था, जिसको सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, बाकी पैसा लैप्स हो गया। 12th प्लान के कमीशन में अदीब भाई के साथ और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने की कोशिश के बाद, सईदा हमीद जी की जो कमेटी है प्लानिंग कमीशन में, उनका ये मानना था कि मुसलमान कितना पिछड़ा है, कितना गरीब है, कितना अक़लियतें कितनी पीछे हैं, तो इनको कम से कम 56,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए 2000 जो हमारा ये अभी का 5 साल जो प्रोग्राम है, उसमें वज़ीर आज़म ने इन सारे लोगों को वादा कर लिया था। सुनिए मेरी बात, वादा कर लिया था कि 42,000 करोड़ रुपए हम आपको एलोकेट करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये तो सिक्योरिटी की बात हो गई, लेकिन इकोनॉमिकली भी तो मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट या माइनॉरिटीज़ का होगा, तभी तो उनकी तरक्की होगी ना। तो वो जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था, वो जो प्लानिंग कमीशन ने वादा किया था, 1 महीने पहले उस बजट को ख़त्म करके 17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुझे नौजवानों की तरफ से 1 पैसे का होम मिनिस्टर साहब की इस बात पर यकीन नहीं है, और ना ही मुझे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हमारे के रहमान साहब, उनकी बात का यकीन है कि वो इसमें कुछ करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2014 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। रफ़ीक शादानी का एक शेर है, जब नज़दीके चुनाव आवत है, मांगे भात तो पुलाव आवत है। बस यही। नहीं तो फिर भी वक्त देना चाहिए ताकि उसका तरीका ये है कि नहीं जा सकती ना। लखनऊ की रैली में जो पूरे देश भर के लीडर जो जमा थे, खासकर उलेमा, सुनिए उलेमा भी थे, हमने यूपी सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि निमेश कमीशन में और जितने भी बेकसूर लड़के उनको छोड़ें, और वही मेरे ख्याल से अदीब साहब, वही वक्त होम मिनिस्टर साहब को भी एक टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए कि आप 2 महीने में 3 महीने में इस काम को करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर बात जंतर मंतर से नहीं बनती है, ये मेरी बहनों ने कहा कि हम सब इंडिया गेट पे गए थे, हम भी जाएंगे। ये टेररिज्म एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली ही सॉल्व होगी। पॉलिटिकल वर्ड है, ये पॉलिटिकल वर्ड है और कुछ नहीं है, इसका कुछ पॉलिटिकली हल होगी। सबसे पहले तो आप उन मुल्कों से नाता काटें अपना कि जो मुल्क पूरी दुनिया को कब्जा कर लेना चाहते हैं, उसके लिए टेररिज्म को टूल बना करके वो यूज़ कर रहे हैं। पहले उनसे आप रिश्ता ख़त्म कीजिए। हो क्या रहा है कि इजराइल जो आपके लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, आप वो लोग आके आपको ट्रेंड कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो पहले तो वहाँ आप उनको ख़त्म कीजिए, उनको अपने पर से दूर हटाइए, क्योंकि वो जहाँ गए उन्होंने पूरे उस मुल्क को तबाह कर दिया। फर्स्ट। सेकंड ये है कि इंटेलिजेंस, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, सब जगह पे अकाउंटेबिलिटी की कमी है। आप अकाउंटेबिलिटी सबके लिए तय कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर आदमी को जो भी बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, और चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसको इसी पब्लिक के पॉकेट से पैसा आ रहा है। तो पब्लिक की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, उनको अकाउंटेबल बनाइए। सेकेंड। थर्ड ये है कि ये जो आपने ड्रैकोनियन लॉज बनाए हैं ना इन सब चीज़ों के लिए, जो कि इनह्यूमन है, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का क्लियर कट वायलेशन करते हैं, इन ड्रैकोनियन लॉज को पहले यहाँ इंडियन सीन से हटा दीजिए, खत्म कीजिए। तो जब तक इन सब चीज़ों पे आप काम नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अपने बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, और ये डे टू डे ट्रायल कीजिए, और स्क्रीनिंग कमेटी बनाइए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो काम करेंगी। लेकिन जब तक आप इन 4 पॉइंट्स पे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और इन सारी चीज़ों अकाउंटेबिलिटी वगैरह पे काम नहीं करेंगे, इसका कोई हल निकलने वाला नहीं। शुक्रिया अखलाक अहमद साहब, अमीक जामी साहब।
डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान साहब, अनीस दुरानी साहब, मोहम्मद अदीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे मसाइल इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी दूसरे मौजू के साथ।